चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हम यहाँ पे अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन के सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं। सेकेंड स्टेज आज हमें डिस्कस करना है। सर सेकेंड स्टेज मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 3 स्टेज हमने डिस्कस किया है, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन। तो आज हम सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं। स्टेज 1 ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं रेफर किया तो आप पहले कंप्लीट कर लें, जहाँ पे हमने एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, लेजर कैसे बनाना है, टीबी कैसे बनाना है, टीबी को फाइनल कैसे करना है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और एक बार टीबी फाइनल हो गया, आपने आपके सॉफ्टवेयर में टीबी फाइनल कर दिया, आपके यहाँ पे टैली, एसएपी कुछ भी यूज़ होता, तो फिर उस सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है, टीबी एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, अगर आपके एंटिटी में कोई बनाता हो, चाहे आपके सीनियर, सीए, ऑडिटर, तो ये टीबी से जो डेटा बनाने का जो प्रोसेस होता है, ये आपका एक्सेल में ही होता है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट होता है, ये तो हमारे सॉफ्टवेयर में रेडीमेड प्रोवाइडेड होता है आपके टैली वगैरह में, तो इसको हमें एक्सेल में बनाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हमें क्यों बनाना पड़ता है, ये हमें क्यों आना चाहिए। पहला चीज़, अगर आप किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखें, किसी भी लिस्टेड कंपनी का, आप उनके वेबसाइट पे जाकर एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो पीएनएल बैलेंस शीट जो कैश फ्लो होता है वो तो आपका 2-2, 3-3 पेज का हो गया। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो जो 150-200 पेज का होता है, तो उसमें पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो के अलावा बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन करी होती है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियस के हिसाब से करनी होती है। तो वो चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर नहीं देगा, वो आपको मैनुअली मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो भी ये एमआईएस रिपोर्ट होता है, पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो, ये एक्सेल में ही बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी पॉलिसी डिस्क्लोज करनी होती है, बहुत सारे डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने होते हैं। क्लियर हो गया। तो सर ये पीएनएल बैलेंस शीट एज अकाउंटेंट आपको ये एक्सेल में बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये एमआईएस रिपोर्ट एक्सेल में ही बनाई जाती है। क्लियर हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर का रोल है वो बुक कीपिंग में बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो वो तो सॉफ्टवेयर देगा नहीं, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो अब हम पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे ये हम एक्सेल में बना रहे हैं, आगे जो हम टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे वो हमें एक्सेल में करना पड़ेगा। तो आप अगर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहेगा ना, तो आप पूरा एंड टू एंड अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा करके कहाँ यूज़ होता है, डेटा मैनेज करने के लिए, बुक कीपिंग पर। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे आज के सेशन में सबसे पहले हम प्रीवियस सेशन में जो हमने टीबी फाइनल किया था उससे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना आपसे बाकी, तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद हम पीएनएल बैलेंस शीट बनाना चालू करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा होगा कंपनी का, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है जो सभी कंपनी फॉलो करती है, सेम होता है, जिसको हम शेड्यूल 3 बोलते हैं। कभी आपने किसी कंपनी का फाइनेंशियल देखा होगा तो। लेकिन अगर हम नॉन जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं लाइक प्रोप्राइटर, एचयूएफ, फर्म, तो उनका आप जब फाइनेंशियल देखेंगे ना, तो हर एंटिटी का आपको थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कोई कुछ फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, कुछ फॉर्मेट फॉलो कर रहा है ना, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करूँ तो आईसीएआई ने क्या किया, 2022 में कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस इशू किए फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ कि आपको ये चीज़ें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइंस है, मैंडेटरी नहीं। फिर 2023 में क्या किया, उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट ही एज अ गाइडलाइन शेयर कर दिया कि एज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ आप ये गाइडलाइंस जो बेसिकली फॉलो करें, इसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वैसे बनाए, जिससे जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें वो फाइनेंशियल रेफर करना होता है ना, जैसे आप कहीं बैंक में गए किसी लोन के लिए, किसी फंडिंग के लिए गए कहीं किसी के पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मेट कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है। तो इन्होंने नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए भी एक फॉर्मेट जो है बेसिकली इशू किया। अब ये फॉर्मेट फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक अभी तक। लेकिन अगर आप किसी बैंक वगैरह में जाओगे आज के डेट में, तो वहाँ पे हो सकता है आपको बोलेंगे कि आपको वो फॉर्मेट से ही फाइनेंशियल बनाना है। ठीक है। तो पहले वो हम जो है उस शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं, उस गाइडलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो गाइडलाइन आईसीएआई ने प्रोवाइड किया, उसके बाद हम बेसिकली पीएनएल एंड बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ये कंटेंट्स है गाइडलाइंस के। ठीक है। तो ये गाइडलाइंस काफ़ी डिटेल में है। ठीक है। तो मैं पूरी गाइडलाइंस को तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है एज अकाउंटेंट, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी ये लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड वगैरह आपको रेफर करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में किसको कंसिडर किया गया, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, फर्म,
एसोसिएट ऑफ पर्सन, है ना, ये सभी चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट है। और इनको जो फॉर्मेट दिया गया है एज अ गाइडलाइन, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो रेफर करें तो यहाँ पे पार्ट 1 में बैलेंस शीट दिया गया है, जहाँ पे एंटिटी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको वर्टिकल फॉर्मेट में चीज़ें दी गई हैं। अब अगर आपने कभी कंपनी का फाइनेंशियल बनाया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंपनी का बनाया तो कंपनी से मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है। क्योंकि कंपनीज में आपका इक्विटी होता है, अदर इक्विटी वगैरह होता है इंडीएस वगैरह में, बट यहाँ पे इक्विटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स का खुद का फंड है, प्रोप्राइटर का फंड है, तो यहाँ पे ओनर्स फंड यूज़ किया गया। यहाँ पे आपका करंट ईयर की वैल्यूज़, प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो। फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी आई जो 12 महीने से बियॉन्ड होती है आफ्टर बैलेंस शीट। फिर आपकी करंट लायबिलिटीज आई, फिर कंटिन्यू करते हो आपका फिर एसेट आएगा, जिसमें आपका नॉन करंट एसेट्स आ गया, फिर आपका करंट एसेट्स आ गया, और फिर उसके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस है, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। आपको नोट्स में क्या क्या चीज़ें बतानी है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सेम आपको जो शेड्यूल 3 में जो आपको बेसिकली फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है, कुछ आपको मिलता जुलता वैसे ही देखने के लिए मिलेगा। दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें हम शेड्यूल 3 में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ये सभी चीज़ें। इसके बाद इसमें करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तो आपको ये जो फॉर्मेट है ये नॉन कॉर्पोरेट के लिए अभी तक कंपलसरी नहीं किया, तो आप फॉलो करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। तो ये गाइडलाइंस में मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि क्या एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए भी फॉर्मेट डिस्क्राइब है, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अब हमारे केस स्टडी में आते हैं, और केस स्टडी में हम जो है बेसिकली जो हमने टीबी वगैरह बनाया था उसके बेस पर पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो, जब हमने केस स्टडी प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया जहाँ पे हमने टीबी फाइनल किया था, तो अभी हमने 3 बुक क्लोजिंग एंट्री करी थी। एक आपने ऑडिट फीस की करी थी, दूसरा आपने इन्वेंट्री करा था, और तीसरा आपने डेप्रिसिएशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक एडिशनल चीज़ आपको बताना है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी की भी एंट्री का खास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो मार्च की सैलरी होती है इन जनरल वो अप्रैल में पे की जाती है। तो भले वो अप्रैल में पे करी जा रही हो, क्योंकि आप अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो उसकी एंट्री आपको मार्च में करनी है। उसकी जो बुकिंग एंट्री है वो आपको मार्च में करनी है। हमने क्यों नहीं की, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हमें यहाँ पे करनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्लाइंट है इन्होंने एफडी किया हुआ है बैंक में, और एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट करके हमें एफडी का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बुक करना चाहिए था, वो भी हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों ही इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट की तरफ से हमें नहीं मिला हुआ, तो हम अपनी तरफ से वो बुक नहीं कर सकते, करेक्ट है। इसलिए हमने वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बुक नहीं की, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट का डिटेल बैंक से मिलेगा जो प्रोवाइडेड नहीं किया क्लाइंट ने। और सैलरी की अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें, अगर आपने केस स्टडी सॉल्व किया है तो सैलरी में हमें लिख दिया गया सैलरी पेड फॉर द ईयर, ठीक है। तो हमें मार्च वगैरह की स्पेसिफिकली सैलरी अलग से बताई नहीं गई है, तो हमने अलग से इसलिए उसको बुक नहीं किया, ठीक है। तो वो 2 एंट्री भी टेक्निकली मेरे हिसाब से यहाँ पे आनी चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितनी एंट्री की, ठीक है, उसके बेस पे हमारा जो लेजर है वो बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्लाइसर का एडवांटेज है कि आपका जो डिटेल है वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है तो वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट हो गई, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो आपकी लेजर के रूप में अपडेट हो जाएंगी। अब हमने जो है टीबी बनाया था प्रीवियस सेशन में, और टीबी हमारा जो बेसिकली यहाँ पे हमारा 8984 पे यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, टैली हुआ था, ठीक है। अब इस टीबी में ये जो हमने एडिशनल एंट्री यहाँ पे करी है, और जो एडिशनल एंट्री आगे हमें करना भी है टैक्स का वगैरह, डिफर्ड टैक्स का वगैरह और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, वो यहाँ पे टीबी में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ है। तो टीबी में उसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टीबी का जो पाइवट टेबल ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने पाइवट के थ्रू टीबी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे पाइवट टेबल में आना है, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, और आपको करना है रिफ्रेश ऑल। जैसे आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो जो भी आपने एडिशनल एंट्री करी है तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पे अपडेट हो गई, देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पे एक ऑटोमेशन बन चुका है कि आप जब भी कोई एडिशनल एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली आपका लेजर में पहले अपडेट होगा, आपका इसके अंदर स्लाइसर में, और फिर टीबी में आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टीबी जो है वो यहाँ पे फाइनल हो चुका है, और टीबी हमारा 9088 पे क्या हो चुका है, टैली हो चुका है, ठीक है। अब इस टीबी के थ्रू हमें क्या करना है, टीबी के थ्रू अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है।
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने के पहले इस टीवी में एक चैलेंज है जो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद ही हम P&L बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। चैलेंज क्या है, अब देखेंगे तो कुछ जो लेजर्स हैं जिसमें ओनली क्रेडिट बैलेंस है और कुछ लेजर है जिसमें डेबिट बैलेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लेजर हैं जिसमें डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट बैलेंस भी है, डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। तो सर जब हम P&L या बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं मेंशन कर सकते ना, क्योंकि लेजर या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि बैंक में डेबिट बैलेंस भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम लगेगा यहाँ पे नेट ऑफ का, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट या फिर क्रेडिट माइनस डेबिट जो भी होगा वो नेट ऑफ करके यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे P&L बैलेंस शीट बनाने के पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाइवट टेबल एनालिसिस में आके यहाँ पे हमें फील्ड में आना है और फील्ड में एक फील्ड ऐड करना है। उस फील्ड का नाम देंगे हम नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, ठीक है। और वहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे लॉजिकल जो फॉर्मूला है हमारा इफ का वो अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे कि अगर मेरा डेबिट ग्रेटर देन हुआ किससे ग्रेटर देन हुआ, मेरे क्रेडिट से। मेरा अगर डेबिट ग्रेटर देन हुआ क्रेडिट से तो कॉमा देके मेरा फॉर्मूला होना चाहिए डेबिट माइनस क्रेडिट नेट वैल्यू का। अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा है तो, और अगर डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा नहीं है तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए क्रेडिट, उसमें से माइनस कर दो डेबिट और ब्रैकेट क्लोज करके और ओके कर दो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेट वैल्यू मिल गई। और नेट वैल्यू को भी अगर आप रेफर करेंगे तो जो प्लस माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है ना। तो सर यहाँ पे हमें नेट वैल्यू की जरूरत क्यों लगी, क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट दोनों वैल्यू शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें एक नेट वैल्यू फाइनल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर देते हैं, और नेट वैल्यू को चाहिए तो आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ठीक है, जिससे थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे पहले टीबी को पूरा प्रॉपरली फाइनल कर दिया, ठीक है। अब इस टीबी से हमें क्या करना है, हमें P&L और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनके लिए अभी तक वो जो वर्टिकल वाला फॉर्मेट है जो हम शेड्यूल 3 के जैसे आपको दिख रहा है, शेड्यूल 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट ने T फॉर्मेट में बनाया तो हम भी यहाँ पे T फॉर्मेट में ही P&L बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो P&L बैलेंस शीट जो है पहले इसको समझते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है कि अगर आप देखें तो T फॉर्मेट में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, अपने अगर कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अलग अलग बनाते हैं, है ना। ट्रेडिंग का मतलब होता है जो आपका मेन बिजनेस है, लाइक ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जहाँ पे आपके जो मेन बिजनेस होता है उसका इफेक्ट आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और जो आपके इनडायरेक्ट और जो आपके एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। मतलब जो आपका सेल परचेज वगैरह जो डायरेक्ट खर्चा होगा सब कहाँ आएगा, आपके ट्रेडिंग वगैरह में आएगा, ठीक है। और जो आपके इनडायरेक्ट होंगे वो कहाँ आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, एंटिटी का नाम लेना पड़ेगा। तब एंटिटी का नाम हम ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे कृष्णा फूड्स, ठीक है, कृष्णा फूड्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये फॉर द ईयर होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर 2022-23, सिंपल है। अब यहाँ पे जो ये साइड होती है ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड होती है। मतलब जितने आपके खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं और जितनी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस और इनकम मेंशन करना है, और सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पे कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर होने के बाद फिर यहाँ पे हम P&L बनाते हैं जहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट दो मिलेगा, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो है यहाँ पे अगेन एंटिटी का नाम लिख लेते हैं, तो कृष्णा फूड्स ये आ गया। अब बैलेंस शीट जो होता है वो एक दिन का होता है, तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक दिन का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का होता है,
ठीक है। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन बताती है 31 मार्च की, तो हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जो आपका डेबिट बैलेंस होता है वो इधर दिखता है एसेट में। आपको ध्यान होगा हमने जब बेसिक डिस्कस किए तो एसेट आपका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जो डेबिट बैलेंस होता है वो इस साइड दिखता है। जिसके यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी। तो आपका लेफ्ट साइड में लायबिलिटी दिखेगा जो आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और राइट साइड में आपका एसेट दिखेगा जो आपके डेबिट बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ होती हैं इसको बेसिकली हम कंपनीज में बोलते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ आपने यहाँ पे भी देखा होगा, तो गाइडलाइंस में इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे हमने फिलहाल लायबिलिटीज़ मेंशन करा है, ठीक है, क्योंकि हम एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, जो ओनर्स कैपिटल होता है, ओनर्स फंड होता है। फिर आपका नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब है कि आपके वो पेबल, वो लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे करनी है बैलेंस शीट डेट के बाद। फिर आपकी करंट लायबिलिटीज़ आती है और फिर अदर करंट लायबिलिटीज़ आती है, ठीक है। ये ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद आपका राइट साइड में एसेट में आपका पहले नॉन करंट एसेट है, जिसमें सबसे पहले फिक्स एसेट आता है, फिर आपके अदर नॉन करंट एसेट्स आ गए, फिर आपका करंट एसेट्स आ गया, और फिर आपका अदर करंट एसेट्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप एक ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया P&L बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ें जो है क्या करनी है, यहाँ पे शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले सर हमारा प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्लोजिंग है, जो करंट ईयर का क्या हुआ होगा ओपनिंग, उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो हम टीबी में आएंगे और यहाँ पे अकाउंट्स ग्रुप में फिल्टर लगाते हैं ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग फिल्टर लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक हुआ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और प्रॉफिट एंड लॉस में आके इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल कर दिया ऑल्ट एच वीवी, ठीक है। और पेस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। हमें जो पूरा रिपोर्ट है डायनामिक बनाना है, क्योंकि रिपोर्ट डायनामिक होगा तो अगर किसी भी मोमेंट पे कुछ भी चेंज होगा तो आपकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। इसके लिए हमें फॉर्मूला के थ्रू जाना है। इज इक्वल टू सम इफ में पहले पूछा है रेंज, तो रेंज में हम आएंगे टीबी में, तो रेंज हमारा होगा अकाउंट्स ग्रुप, ये रेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, वापस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। रेंज के बाद आपका क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कॉमा, और फिर सम रेंज मतलब किस चीज़ का टोटल करना है, तो सर मुझे ये जो नेट वैल्यू है उसका टोटल करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज करके एंटर करेंगे। कितने है वैल्यू, 34,78,000। तो सर यहाँ पे भी देखेंगे तो वैल्यू कितना है, 34,78,000। अब इसी फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट करेंगे अलग अलग सेल के लिए। तो जब भी हम इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेंज है वो लॉक रहे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे F4 कर देता हूँ, और जो मेरी वैल्यू है नेट वैल्यू वो भी मेरा लॉक रहे, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ F4। तो मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो मेरी ओपनिंग स्टॉक आ गई, ठीक है। और मैं टीबी में आके इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, जिससे समझ में आएगा कि क्या मेरा पेंडिंग है और क्या हो चुका है। अब मैं ले लेता हूँ परचेस, तो परचेस आ गया, तो कॉपी, यहाँ पे ऑल्ट एच वीवी, और आपको यही फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है, तो परचेस भी आ गया। सिंपल है ना। तो फॉर्मूला होने के बाद है ना आपका काम है ना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगेन टीबी, परचेस हो चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे सेल, इतने सारे सेल है, तो यहाँ पे कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसी फॉर्मूला को कॉपी और यहाँ पेस्ट। सिंपल, क्लियर, आ गया। तो सेल भी हो गया, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे डेबिट साइड में खर्चा और यहाँ पे इनकम लेना है, तो हमने सेल्स ले लिया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप चाहिए तो पूरा टाइप कर लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट को अनटिक कर लेते हैं, ठीक है, या तो इनडायरेक्ट को भी रहने देते हैं, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट में हमारा एक है गैस चार्जेस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कुछ लोग डायरेक्ट भी कंसिडर करते हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आइए, ठीक है, करेक्ट है, वहाँ पे चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, वहाँ पे चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली आपके ट्रायल बैलेंस में। तो आपको यहाँ आना है, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है आपको, ये आप इसको क्या दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको क्या कर दीजिए, चेंज करके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पे आइए टीबी में,
और फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दीजिए। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट हो गया। तो 2 डायरेक्ट आ गए, गैस और इंश्योरेंस। तो यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। अगेन कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जब हमने ओपनिंग स्टॉक वगैरह परचेज लिया तो हमने अकाउंट ग्रुप को कॉपी पेस्ट किया था, बट यहाँ पे मैंने जीएल अकाउंट को कॉपी पेस्ट किया। मतलब मेरा कॉलम बी रेंज ना होकर अब कॉलम ए रेंज होगा। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो मेरा रेंज यहाँ पे बी नहीं आएगा, मेरा रेंज क्या आएगा, ए आएगा। रेंज क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ए कॉलम में बैठा है ना। किस में बैठा है, ए कॉलम में, ए कॉलम में ना, ठीक है। तो ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट भी यहीं पे लेना है तो इनडायरेक्ट भी आप यहीं पे ले सकते हो, ठीक है। बट पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो कुछ अदर जो डायरेक्ट हमारे इनकम हो सकते हैं वो कंसिडर करने, लाइक क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आइए आप डायरेक्ट आपकी इनकम, ठीक है, डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट को अनटिक करके ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, कॉपी, और प्रॉफिट एंड लॉस में आके यहाँ पे ऑल्ट एच वीवी और ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये वाला गैस चार्जेस का, और पेस्ट। सिंपल है, करेक्ट है। अगर मैं वर्टिकली बनाता तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जाता एक्सपेंस साइड में, बट यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया, करेक्ट है। इसको यहाँ पे हम फिल्टर क्लियर कर लेंगे, और जैसे फिल्टर क्लियर करेंगे तो आपको सभी वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियरली बताएंगी, ठीक है। फॉर्मूला एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 7,72,00,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होने के बाद अब हमें इनडायरेक्ट जो हमारे आइटम है वो लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इनडायरेक्ट आपका इनकम ले लेता हूँ सबसे पहले। तो इनडायरेक्ट इनकम 2 है, डिविडेंड और एफडी। तो यहाँ पे ऑल्ट एच वीवी, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल है ना। इसके बाद ये अगर दोनों कंप्लीट हो चुका है तो आप आइए, अब आप ले लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओके कर दीजिए, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कॉपी, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आके इसको पेस्ट कर दीजिए, और इसी फॉर्मूला को इधर कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सभी वैल्यूज़ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हम एक बार फॉर्मूला हमने मेंशन करा है तो खाली हमें कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। बस इतना ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया। तो जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ और ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको अगर मैं फिल्टर क्लियर कर दूँ, ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा जो है बेसिकली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमारा नेट प्रॉफिट आया 3,34,45, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी तक इसमें टैक्स कैलकुलेट करना बाकी है, जिसमें हम करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स ये दोनों हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग में, आपके कैपिटल में, ओनर्स फंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के कुछ कैपिटल और रिटेन अर्निंग है क्या वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल को पहले यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल, तो 2 यहाँ पे आपको आइटम दिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में उसको ऑल्ट एच वीवी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे बैंक चार्जेस का वगैरह, इसी को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और बैलेंस शीट में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो आपका क्राइटेरिया है वो पीएनएल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्राइटेरिया देना पड़ेगा बैलेंस शीट, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और फिर यहाँ पे आप लेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, और फिर यहाँ पे आप वैल्यू लेंगे इज इक्वल टू, और ये आ गया, सही है, ओके। इसके बाद हमें फिक्स एसेट वगैरह कंसीडर करना है। तो हमारी जो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं उसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट में यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे कर लेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो फिक्स एसेट है उसमें जो हमारा रेंज है वो ये है, कॉलम बी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे आके ये जो ए रेंज है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बी करना पड़ेगा। बी कर दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा फटाफट से। इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको ध्यान होगा एंट्री जब हमने किया है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है, ओके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम बाकी के जो एसेट्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। तो बाकी के एसेट्स में हमारे कुछ नॉन करंट और कुछ करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे एफडी है, तो यहाँ पे हम एफडी ले लेते हैं और फिर हमारा रेंट डिपॉजिट है ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी और यहाँ पे बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कर दिया पेस्ट, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे चाहिए तो आप पेस्ट स्पेशल करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आपका ये वाला आएगा, कौन सा, रिटेन अर्निंग वाला, ठीक है। तो पेस्ट और पेस्ट, सिंपल है, ये आ गया। तो मेरा ये वाला भी कंप्लीट हो गया, नॉन करंट और ये नॉन करंट, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हमें जो है हमारे जो करंट एसेट्स बचे हैं उसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट और ये आपका इन्वेंट्री कॉपी पेस्ट, सिंपल है। तो ये जो टैक्सेस हैं, ठीक है, ये हमारे एसएटी में एडजस्ट होंगे, तो मैं इसको अदर करंट एसेट्स में ले लेता हूँ, ठीक है। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कुछ रो वगैरह ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे ऑल्ट एच वी, ठीक है, और फॉर्मूला कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो है एक इन्वेंट्री बाकी है, तो इन्वेंट्री भी ले लेते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे करंट एसेट्स में यहाँ पे हम जो है ऑल्ट एच वी और फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारे करंट एसेट्स भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हमें कैश एंड बैंक लेना है, तो कैश एंड बैंक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश एंड बैंक में बैंक एंड कैश है, तो यहाँ पे ऑल्ट एच वी और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये भी आ गया। तो सर हमारा कैश एंड बैंक भी हो गया। अब हम लेंगे लायबिलिटी लेंगे। तो लायबिलिटी में एक हमारा करंट लायबिलिटी है और एक नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूँ करंट लायबिलिटी, ऑडिट फीस पेएबल। तो यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी, तो ऑल्ट एच वी और कॉपी और इधर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपका नॉन करंट होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऑल्ट एच वी और कॉपी और पेस्ट, सिंपल है, ओके। सैलरी पेबल में कोई वैल्यू नहीं है तो उसे तो हमें मेंशन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आएगा, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो CGST में है, SGST में है और TDS में है, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान हो कि जो हमारा CGST इनपुट और SGST इनपुट है वो हमारा बेसिकली एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अलग से थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली हम यहाँ पे एसेट में मेंशन करना चाहिए, बट हम यहाँ पे लायबिलिटी में मेंशन करें तो मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव कर लिया। यहाँ पे आप एक बार फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये भी हो गया, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें बची हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बची हैं। तो करंट लायबिलिटी हमारा हो चुका है, ऑडिट फीस पेएबल हमने मेंशन किया, ये भी हो चुका है। नॉन करंट लायबिलिटी डिफर्ड टैक्स हमने अभी मेंशन किया, ठीक है। करंट प्रोविजन में वैल्यू नहीं है तो इसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट बचा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो सर आइए
और जो इन्वेस्टमेंट होता है नॉर्मली हम शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है करंट में ही लेते हैं, तो यहाँ पे मैं करंट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगेन मैं कॉपी और सर आके यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट, ठीक है, और फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई चीज़ पेंडिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। करंट लायबिलिटी सैलरी पेबल, ठीक है, ये तो वैल्यू 0 है, ठीक है, ये वैल्यू 0 है, ओके। तो ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी, और मेंशन करने के बाद हमें यहाँ पे लायबिलिटी माइनस एसेट, वैल्यू क्या है 0, मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है। कृष्णा फूड्स का बैलेंस शीट टैली हो चुका है। तो हमने पहला बैलेंस शीट यहाँ पे टैली किया, बट ये बैलेंस शीट में अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं, लाइक टैक्सेशन, जो हमें नेक्स्ट सेशन में करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जो कॉलेजेस में सीखा है कि पोस्टिंग का मार्क्स होता है, तो कंपनी में पोस्टिंग करके नहीं, पूरा बैलेंस शीट फाइनल करने का सैलरी मिलता है। तो आपको पूरा बैलेंस शीट फाइनल टैली करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है जो बेसिकली हमने प्रीवियस सेशन में कंसीडर किया, ठीक है, करेक्ट है, उसको हम पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं, फिर आज का सेशन कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हमने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे कंप्यूटर का जो ओपनिंग WDV था वो 14,50,000 था, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी 14,50,000, मतलब हमने उस कंप्यूटर का पूरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक किया है। अगर पूरा ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हमने बुक किया, उसको राइट ऑफ कर लिया, तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये एक चेंज करना होगा, सिंपल सा जो हमने किया। तो हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज हुई, 55 हो गई। तो अकाउंटिंग वाउचर में आके आप रेफर करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में आपका कितना हुआ है, 55 हुआ है। बट आप प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी भी 59 है। तो कैसे चेंज होगा, तो सर टीबी में आइए, और टीबी में आपको क्या करना है, आके टीबी में आके आपको यहाँ पे जो आपका ये है पाइवोट है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इधर आके आप क्या कर दीजिए, रिफ्रेश करेंगे, तो पीएनएल में भी आपका 55 आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट चेंज हो गया, और प्रॉफिट यहाँ पे भी चेंज हो गया, आपका बैलेंस शीट स्टील आपका टैली हो गया। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से पूरा पीएनएल बैलेंस शीट कंप्लीट किया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ आप डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।